क्या आपको रैपिडली वेट लॉस या वेट गेन इस तरह का इशू फेस हो रहा है? क्या आपको ड्राई स्किन, हेयर फॉल, इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? आप बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं। तो क्या आप ये सब चीज़ें फ़ील कर रहे हैं और इन सब चीज़ों के पीछे की रीज़न्स आपने ढूँढने की कोशिश की है? तो इनका रीज़न कहीं थायरॉइड ग्लैंड तो नहीं, कहीं उसका इम्बैलेंस तो नहीं? Hello, myself Dr. Suruchi. In this series, in the last video, I have discussed about the how thyroid gland works. In this video, I am going to discuss about the reasons behind your imbalance of your thyroid gland and what are the symptoms you face when your thyroid glands get out of balance. तो सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है, जो भी डिज़ीज़ है, उसका अगर रीज़न्स पता हो तो हम उसको जल्दी अपने आप से उसको ठीक करने की दिशा में एक फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमेशा कहता है निदान प्रवर्जन, यानी कि निदान यानी कि जो रीज़न्स हैं आपकी डिज़ीज़ के, उसको आपको रिमूव करना है, उसको आपको हटाना है, उसका परिवर्जन करना है। तो इसके जो रीज़न्स हैं थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस के, वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड है, उसमें जो इम्बैलेंस होता है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। या तो वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, यानी कि आपकी ग्लैंड जो है अंडर एक्टिव हो जाती है, या हाइपर यानी कि आपकी ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है। या आपको कुछ एक गले में इन्फ्लेमेशन सा फील होता है, एक नोड्यूल सा फील होता है विच इज़ कॉल्ड गॉइटर। या फिर आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, आपकी खुद की बॉडी की सेल्स हैं, आपकी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, दैट इज़ हैशिमोटो थायराइडाइटिस। तो ये इस तरह के इम्बैलेंस आपकी थायराइड ग्लैंड में देखे जा सकते हैं। तो उनमें से आपको क्या इश्यूज़ हैं वो आप अपने टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनके रीजंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड में जो भी इम्बैलेंस है, उसके जो रीजंस हैं वो इन सब इम्बैलेंस को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसका जो मेजर इशू है, उसके इम्बैलेंस का मेजर इशू है, वो है आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल, आपका आउट ऑफ सिंक होना नेचुरल रिदम से। तो ये सबसे मेन रीज़न है। ये मैंने एक संक्षेप में आपको बताया। अब अगर मैं इसको एलोबरेट करके बताऊं तो वो ये है कि आपका जो सबसे पहले फैक्टर है वो है आपका डाइटरी फैक्टर। आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आप किस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो द नंबर वन रीज़न इज़ डाइटरी फैक्टर्स में अगर हम लें तो बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत लेट खाना खाना, डिनर आपका बहुत हैवी होना, आपका डिनर हैवी होके आपका जस्ट डिनर के बाद सो जाना, इनकम्पैटिबल फूड जो मेन रीज़न है जो आपकी डाइजेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, दैट इज़ इनकम्पैटिबल फूड। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इनकम्पैटिबल फूड ऑन माई वेबसाइट। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए कि अगर कहीं आप इनकम्पैटिबल फूड का कंजम्पशन तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनकम्पैटिबल फूड हमारी जो डाइजेशन है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है और उससे एक आम विष की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ इनडाइजेस्टेड टॉक्सिक मटेरियल, जो कि रोम करता है, घूमता है आपकी बॉडी में और आपको तरह तरह की डिजीज़ देता है, आपको आपके दोषों को इम्बैलेंस कर देता है। 3 दोष वात पित्त कफ इनको इम्बैलेंस कर देता है। क्योंकि जैसे मैंने इन माई लास्ट वीडियो आई हैव टेल कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे सही काम तभी करती है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, आपका लीवर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो डाइटरी में यही है, बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाना, डेली बेसिस पे डिनर का लेट करना, इनकम्पैटिबल फूड का कंजप्शन ज़्यादा करना। अब इसके अलावा स्ट्रेस ज़्यादा लेना, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से क्या होता है कि एक टाइम तक स्ट्रेस आपकी बॉडी फेस करती है। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि वो हमारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को बॉडी अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं दे पाती है, खाना अच्छे से एसिमिलेट नहीं हो पाता है, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए सारी एनर्जी हमारी किसी और जगह लग जाती है, जिसकी वजह से
आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जैसे ही स्लो डाउन होता है वैसे ही आपके दोषों में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है, तो आपका वो वात वायु आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपका वायु ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको अंदर बॉडी में आपकी सेल्स को ड्राइनेस क्रिएट करेगा, और साथ साथ जो सेल की कम्युनिकेशन है, जो दो सेल्स की कम्युनिकेशन होती है उसमें उसको हैम्पर करेगा। और आपकी बॉडी में आपको देखा होगा आपने, आप बहुत लो फील करते हैं, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं, आप फील एनर्जी लेस फील करते हैं। आप बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रेस की वजह से डिसओरिएंटेड हो जाता है, जिसे मैं कहूँ। तो इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं जो स्ट्रेस की वजह से होता है वो है एड्रिनल इस इनसफिशिएंसी। उसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस के बाद रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में थ्रू योर एड्रिनल ग्लैंड, जो आपकी किडनी के ऊपर होती है, वो धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देती है, क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी भी अपनी कैपेसिटी है कॉर्टिसोल को रिलीज़ करने की। तो जब वो रिलीज़ करना उसको बंद कर देती है कॉर्टिसोल को, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होना शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आप जो हैशिमोटो थायराइडाइटिस है वो इसी वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपकी इम्यून सेल्स हैं वो आपकी खुद की ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, उसको इन्फ्लेम्ड करती हैं। तो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशंस आपकी बॉडी में आपकी ग्लैंड्स में होने लग जाते हैं। तो ये सबसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेने का जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस को कॉप अप करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फर्दर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो ये आपका वात बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको इंसोम्निया यानी लैक ऑफ स्लीप फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत आपको एक्सट्रीमिटीज़ में कोल्डनेस फील होती है। तो ये सब रीजंस हैं आपकी वात एग्रीवेशन के, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने का। अब लीवर में कोई इशू है, लीवर में किसी भी वजह से इशू है, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसा फूड लेते हैं जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई फैट है और गुड फैट नहीं है, दैट इज़ अ बैड फैट, तो वो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि लीवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है, और उसको जब इस तरह का फूड बार बार डाइजेस्ट करने को मिलता है, क्योंकि जब हम जो भी खाना खाते हैं उसको हमारे लीवर से होके पास आउट होना होता है, और लीवर में जो भी हमने खाना खाया गट के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो सब लीवर में जाता है, जो भी पार्टिकल्स हैं उसके, वो सब लीवर में जाते हैं मेटाबोलाइज होने के लिए, एसिमिलेट होने के लिए। तो जो भी आपने खाना खाया, जो जिस भी तरह का उसमें मटेरियल था, कंटेंट था, वो सब लीवर में गया, और लीवर उसको एसिमिलेट करता है अपने वे में। अगर उसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट है जो कि बैड फैट है, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल से युक्त आपने खाना खाया है, बहुत ज़्यादा जंक फूड आपने खाया है, तो उसको एसिमिलेट करने के लिए लीवर को एक डबल पावर के साथ काम करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से लीवर धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी है लीवर की वो कम होना शुरू हो जाती है। और जो लीवर है वो ही हमारा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जो थायराइड ग्लैंड है, जो उसका हार्मोन है, उसका जो वर्किंग हार्मोन है यानी कि T4 से T3 का कन्वर्जन हेल्प करता है लीवर। लीवर ही उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और अगर आपका लीवर ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको कौन कन्वर्ट करेगा। तो इस वजह से भी आपकी थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये, और उसके अलावा अगर आप लाइफस्टाइल, जो आपका लाइफस्टाइल है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं है, लैक ऑफ मूवमेंट्स है आपके लाइफस्टाइल में, ना तो कहीं मूवमेंट्स है, आपकी सिटिंग जॉब है, या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप हमेशा बैठे रहते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाती है, तो लैक ऑफ मूवमेंट इज़ ऑल्सो द रीजन्स कि आपकी थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है।
आप देर तक जागते हैं और देर तक सोते हैं, क्योंकि जो लीवर है उसको फंक्शन करने के लिए टाइम चाहिए होता है मिडनाइट से पहले का, 1 से 2 घंटा पहले। और मिडनाइट तक वो अपना पूरा काम फिनिश करना चाहता है। बट अगर आप टाइम से सोएंगे तभी वो लीवर अपना प्रॉपर काम करेगा, अदरवाइज़ वो उसका काम जो है, अगर आप लेट सोएंगे तो वो प्रॉपरली नहीं होगा, जिसकी वजह से वो काम जो है पोस्टपोन होता रहेगा और जो लीवर है वो अपने आप को रिजुवेनेट नहीं कर पाता है। तो टाइम से ना सोना और टाइम से ना उठना इज़ ऑल्सो द रीजन्स कि आपकी थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है। और ये इसलिए इम्बैलेंस होती है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके दोष, जो आपके वात पित्त कफ है, वो भी इम्बैलेंस होते हैं। किसी भी बीमारी का रीज़न जो है वो यही होता है कि आपके दोषास का इम्बैलेंस होना, चाहे वो छोटी बीमारी है चाहे वो बड़ी बीमारी है। तो वात पित्त कफ जब तीनों इन सब चीज़ों की वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड को भी वो इम्बैलेंस कर देते हैं, और इसमें ज़्यादा जो है वात एनहांस होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आपकी स्किन में ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है। तो ये सब आपकी बोन लॉस, ये सब सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप थायराइड इम्बैलेंस में फेस करते हैं। आपको बोन लॉस हो जाता है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो बोन की मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब आपकी बोन की मिनरलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी तो बोन लॉस ज़्यादा स्पीड के साथ हो रहा है और मिनरलाइजेशन उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है, जो आपकी बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो आप में बिल्कुल लॉस ऑफ, आप एनर्जी फील करते हैं, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और जब ये जो हमारी 7 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जब ये सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, रस से लेके रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि यानी कि बोन्स, बोन के बाद मज्जा यानी कि बोन मैरो, उसके बाद शुक्र यानी कि आपका जो लिबिडो है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो भी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप जैसे आपने देखा होगा फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है। थायराइड ग्लैंड फीमेल्स को ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है, 10 टाइम्स हायर होता है फीमेल्स में थायराइड इम्बैलेंस। तो उनमें देखा होगा कि रिकरेंट एबॉर्शंस, बार बार एबॉर्शंस का होना, उनकी डेट का इरेगुलर होना, या फिर उनको कंसीव नहीं होना, और कंसीव हो भी गया तो अबॉर्शन का हो जाना। तो ये सब चीज़ें होती हैं थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक रेशो मेंटेन करती है। पर जब थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होती है या फिर उसमें कोई किसी तरह का इम्बैलेंस होता है तो एस्ट्रोजन वो इंक्रीज हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और एस्ट्रोजन इंक्रीज़ होने का मतलब है या तो आपको पीसीओडी इस तरह की प्रॉब्लम्स होना, या फिर आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होना, या फिर आपको सिस्ट हो जाना ब्रेस्ट में, या फिर सिस्ट में किसी तरह का नोड्यूल हो जाना। तो ये सब चीज़ें आप फेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें फेस कर थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से आप फेस करते हैं। इसके अलावा आप इंडाइजेशंस के इश्यूज से आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कहीं आप ये सब रीजंस जो मैंने बताए, इन सब रीजंस को आप फॉलो तो नहीं करते हैं, या आप आउट ऑफ सिंक तो नहीं है नेचर के। तो अगर है तो उसको ठीक कीजिए, और ये सिम्टम्स अगर आप में हैं तो आप एक बार अपने कंसल्ट अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, कहीं आपको थायराइड का इशू तो नहीं है, और है तो वो आप अपने इन रीजंस को अनफॉलो करके कर सकते हैं, और साथ साथ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को आप फॉलो करके भी अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक कर सकते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेस्ट यू कैन go through for your thyroid, and what you can do to treat your thyroid gland. If you like this video, please share this video with others. Thank you.